नमस्कार। मैं डॉक्टर श्री फूल मीणा, सहआचार्य इतिहास विभाग, स्वर्गीय पंडित नवल किशोर शर्मा, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दौसा। आज हम मध्यकालीन भारत के इतिहास में मध्ययुगीन आर्थिक स्थिति के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने सल्तनत काल की आर्थिक स्थिति के बारे में अध्ययन किया था। अब मध्ययुग में जो व्यापार के प्रकार हैं उसके बारे में जानकारी देते हैं। तो मध्ययुग में आंतरिक और बाह्य दो प्रकार का व्यापार उन्नति पर था। उत्तर भारत में व्यापार गुजरातियों या मारवाड़ियों के द्वारा किया जाता था तथा दक्षिण भारत के चेतियों द्वारा व्यापार होता था। जैसे छोटी छोटी वस्तुओं का व्यापार गांवों में होता था, क्योंकि गांवों में बाजार का अभाव था और छोटी छोटी वस्तुएं गांवों में व्यापारियों के द्वारा पहुंचाई जाती थी, या फिर मेले लगते थे जिनमें लोग साल भर की अपनी आवश्यकता की वस्तुएं इन व्यापारियों के माध्यम से खरीद के रख लेते थे और वो साल भर तक उनको काम में लेते थे। क्योंकि बाज़ार जो है वो ग्रामीण इलाकों से काफ़ी दूर होते थे और लोग वहाँ आवागमन के साधन भी नहीं थे, इसलिए बार बार हर एक वस्तु को लेने के लिए बाज़ार में जाना संभव भी नहीं था। इसीलिए उस समय मेले लगने की एक प्रथा या परंपरा थी, जिसमें सारे व्यापारी दैनिक उपयोग की वस्तुएं लेकर उस गांव में आते थे और वहाँ के आसपास के क्षेत्र के जो लोग हैं वो दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुएं उन व्यापारियों से खरीदते थे। कुछ दुकानें उस समय चलती फिरती भी होती थी, जैसे घोड़ों की पीठ पर लगाई जाती थी या बैल गाड़ी या खच्चरों के माध्यम से या गधों के माध्यम से वस्तुएं उन पर लाद कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर बेचने का कार्य व्यापारी वर्ग उस समय बहुत में करता था। महत्वपूर्ण वस्तुओं का व्यापार शहर की मंडियों में होता था। भारत के महत्वपूर्ण जो व्यापारी थे, गुजराती और मुल्तानी, ये दो प्रकार के होते थे। ये व्यापारी पूरे देश विदेश तक अपने माल का आयात और निर्यात करते थे। विदेशी मुसलमान व्यापारियों को उस समय खुरसानी कहकर पुकारा जाता था। कपड़ा, अनाज तथा अन्य खाद्य पदार्थ का आंतरिक व्यापार होता था। प्रदेश के अंदर ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जिस वस्तु की खाद्यान्न की कमी होती थी वहाँ खाद्य पदार्थों को भेजा और लाया जाता था। भारत के बाहरी देशों में व्यापारिक संबंध स्थापित थे। मध्ययुगीन भारत में व्यापार प्रशांत महासागर तथा मध्य सागर के देशों तक भारत का फैला हुआ था। अरबी यात्री भारत के माल को इन देशों में ले जाकर बेचते थे और बाहर जो माल महत्वपूर्ण होता था या वहाँ का प्रसिद्ध होता था उसको लाकर देश के अंतर बेचते थे और ऐसे वस्तुओं का आदान प्रदान या आयात निर्यात व्यापारियों के द्वारा उस समय किया जाता था। मुल्तान और कश्मीर होकर एशियाई देशों से थल मार्ग द्वारा उस समय महत्वपूर्ण व्यापार होता था। देश से खेती की उपजें, सूती और रेशमी कपड़े और जर्मन सिल्वर जैसी धातु, अफीम, नील आदि वस्तुओं का खूब भारत में उत्पादन होता था, जिनका निर्यात अन्य देशों को किया जाता था। इसके अतिरिक्त घोड़े, टट्टू, शाही परिवार और अमीरों के आमद प्रमोद की वस्तुएं मुख्य रूप से विदेशों से मंगाई जाती थी, जो व्यापारी लेके आते थे। देश का निर्यात आयात से कहीं अधिक था और व्यापारिक संतुलन भारत के ही पक्ष में रहता था, क्योंकि अधिकतर वस्तुएं अन्य देशों को भारत के द्वारा भेजी जाती थी। सभी देशों के व्यापारी भारत में शुद्ध सोना लाते रहते थे और बदले में जड़ी बूटियाँ और गोंद की चीज़ें ले जाते थे। इस प्रकार इस युग में उद्योग एवं व्यापार पूर्णतः उन्नत थे। किंतु भारत में धन का जो वितरण है
वह असमानता लिए हुए था, क्योंकि किसी व्यक्ति के पास तो इतना अधिक धन होता था कि वो उस धन को अपने मौज शौक मस्ती में खर्च करता था, लेकिन कुछ व्यक्तियों के पास में धन का इतना अभाव था कि वो अपना पेट पालन करना भी उनको मुश्किल हो जाता था। वास्तव में ये धन जो है वो थोड़े से लोगों के हाथों में केंद्रित था। सुल्तान, उनके अमीर और उच्च पदाधिकारी वर्ग के जो लोग होते थे वो बहुत धनी होते थे और आम जनता का शोषण भी करते थे। यही स्थिति हिंदू राजाओं, जमींदारों और सिर के हिंदू व्यापारियों और साहूकारों की होती थी, क्योंकि ये जो नीचे के तबके के लोग थे इनसे विभिन्न प्रकार के ऋण के रूप में उनका ब्याज अदायगी और विभिन्न प्रकार के शोषण के द्वारा उनसे खूब धन एकत्रित करते थे। ये जो वर्ग होते थे, व्यापारी वर्ग या साहूकार वर्ग, ये वर्ग बड़े बड़े शानदार महलों में रहते थे और आमोद प्रमोद में डूबे रहते थे, अपने ऐशो आराम की सारी वस्तुओं का उपयोग करते थे। लेकिन आबादी का एक बहुत बड़ा भाग जो है वो जनसाधारण का हिस्सा था, जिस पर अत्यधिक निर्धनता का भार था। यद्यपि सामान्य काल में तो ये वर्ग भूखा नहीं मरता था, किंतु जैसे प्राकृतिक आपदा आ जाती थी, जैसे सूखा पड़ जाता था, अकाल की भेंट चढ़ जाते थे, प्राकृतिक संकटों से अकाल पड़ जाने पर अथवा सैनिक अभियानों से फसल नष्ट हो जाने पर और अत्यधिक वर्षा हो जाने पर या आंधी तूफान आने पर या अत्यधिक सर्दी के कारण ये फसल नष्ट होने पर इस वर्ग के सैकड़ों की संख्या में और कभी कभी हजारों की संख्या में लोग भूखे या परिस्थितियों के वश मर जाते थे। जलालुद्दीन खिलजी के काल में एक ऐसा भयंकर अकाल पड़ा था जिसमें सैकड़ों लोग उस अकाल से परेशान होकर यमुना नदी में डूबकर मर गए थे। मोहम्मद बिन तुगलक के समय दोआब में भी भीषण अकाल पड़ा था और उसमें आर्थिक संकट की वजह से या परेशानियों की वजह से काफ़ी लोग मारे गए थे। मध्य युग में यातायात के साधनों की कठिनाई के कारण देश के विभिन्न भागों में मूल्य एक से नहीं रहते थे। कहीं उस वस्तु का मूल्य बहुत अधिक होता था तो कहीं उस वस्तु का मूल्य कम रहता था। सामान्य काल में तो वस्तुएं सस्ती होती थी, किंतु अकाल और उस वस्तु की कमी के समय में भाव असाधारण रूप से बढ़ जाते थे। इसी प्रकार युद्ध काल में भी कीमतें बहुत अधिक बढ़ जाती थी, जो जनसाधारण के लिए कष्टदायक होती थी। लेकिन समग्र रूप से यदि देखा जाए तो आर्थिक दृष्टि से भारत जो है वो समृद्धशाली देश था और जीवन की आवश्यक वस्तुओं की बहुतायतता थी, जिसकी पुष्टि भारतीय और विदेशी दोनों ऐतिहासिक स्रोतों से होती है। धन का हालांकि वितरण समान नहीं था, लेकिन फिर भी जो उत्पादन होता था, जो लोग अपनी मेहनत से व्यापार, वाणिज्य और कृषि के द्वारा जो उत्पादन करते थे, उससे लोगों का जीवन अपेक्षाकृत सुखी और संपन्न था।